जब श्री बाबू का मुख्यमंत्रित्व काल था तो बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब तक श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जितना बिहार में हुआ उस समय शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ। चाहे वो बोकारो का स्टील का कारखाना हो, हटिया का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, या सिंचाई का काम हुआ हो, या एजुकेशन में जो जगजीवन बाबू के नाम पर इंस्टीट्यूट है, जायसवाल इंस्टीट्यूट है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है, सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय प्रायः नॉर्थ बिहार के सभी जिलों में चीनी मिल स्थापित हुए और उनके रिजिम में अकेले बिहार शायद दूसरा राज्य था पूरे देश में जो 27% चीनी पैदा करता था। आज चीनी मिल सब बंद पड़े हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल होंगे। हम सभी आज सामाजिक न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन श्री बाबू के हुकूमत में जब उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी और डीजी साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, जब वो चाहते थे कि देवघर के मंदिर में दलितों का भी प्रवेश हो और वहाँ के पंडा लोग जब उनको जाने नहीं देते थे, उस समय उन्होंने अपने मुख्य सचिव को कहा कि मैं फला दिन आता हूं और उस दिन मैं खुद प्रवेश कराऊंगा, मैं देखता हूं कि ये पंडा लोगों का क्या तांडव है। और उन्होंने जाके खुद दलित भाइयों को प्रवेश कराने का काम किया था। आप सभी जानते हैं, यहाँ से बहुसंख्यक लोग हम लोग बैठे हैं। अजीत शर्मा भी उस समय के बड़े जमींदार थे और जमींदारी ज़्यादातर उनके बिरादरी के लोगों के हाथ में थी। लेकिन जब बिहार के हित का फैसला लेने की बारी थी तो श्री बाबू को 2 मिनट नहीं लगा। जमींदारी उन्मूलन का एक्ट उन्होंने बिहार विधानसभा में पास कराने का काम किया और जमींदारों के चंगुल से छोटे काश्तकारों को मुक्त कराने का काम किया। ये श्री बाबू का व्यक्तित्व था। एक और बड़ी घटना मुझे याद है कि जब बिहार का बंटवारा हो रहा था बंगाल से उड़ीसा से, उस समय बंगाल के जो बीसी राय साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के कद के या उनसे बड़े नेता थे। और नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में नेहरू जी के सामने जब यही किशनगंज और चाईबासा को बंगाल लेने की जिद कर रहा था, उन्होंने सीमा आयोग के सामने कहा कि नेहरू जी, जनता कोई शतरंज की गोटी नहीं कि आप इधर से उधर करिएगा और बिहार का लोग मान जाएगा। और अंत में सीमा आयोग को उनकी बात माननी पड़ी और आज किशनगंज और चाईबासा अब तो चला गया झारखंड में, लेकिन उस समय बिहार का हिस्सा बना। तो ऐसा विजन था श्री बाबू में, ऐसी शक्ति थी उनमें कि पूरे बिहार के सब लोगों को लेके और एक साथ चलते थे। कभी भी जहां कहीं भी उनके हुकूमत में सांप्रदायिक उन्माद उन्होंने नहीं होने दिया और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा हर भाषण में, मैंने कम से कम 10 भाषण उनका पढ़ा है, विधानसभा और विधानसभा के बाहर। और आज जिस तरह का हुकूमत है, आज भी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो किसी साथी ने फ़ोन किया राजस्थान से कि अशोक गहलोत साहब के बेटे के यहाँ ईडी का छापामारी हो गया। इस तरह से आदरणीय लालू जी को, इनके पूरे परिवार को
प्रताड़ित करने का काम हुआ, क्योंकि ये उनके सांप्रदायिक एजेंडा को बिहार में लागू नहीं होने देना चाहते थे। और मुझे पक्का भरोसा है कि लालू जी का अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में उनका खाता मोदी जी का नहीं खुलेगा, ये मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं। और नहीं, अभी जिंदाबाद तो, अरे हम इतना भाषण थोड़े देते हैं, भाषण भुला जाएंगे यार। हम अंत में आदरणीय लालू जी का और आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का, अजय कपूर साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप श्री बाबू के 136वीं जयंती समारोह में आए। कांग्रेस पार्टी और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में उनके जयंती समारोह में शिरकत किए। हम हृदय से आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ है। और आप जब आगे चल दीजिएगा तो मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है, उसमें मोदी जी को कोई जगह नहीं मिलेगी बिहार में। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः इस जयंती समारोह में आए हुए आप सभी साथियों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आप ही के ताकत के बल पर ये जयंती समारोह हर साल उत्साह के रूप में मनाया जाता रहा है। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।